नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। आज मैं हूं आप सभी के साथ शिष्टिका और आज कार्यक्रम में हम दर्शकों बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जाने वाले हैं। विषय आपको हम कार्यक्रम में बिल्कुल बेशक आगे बताएंगे, लेकिन शुरू करते हैं तिथि के साथ, क्योंकि कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उसके अनुसार हम सबसे पहले आपको बताते हैं तिथि आज की। तो चलिए देखते हैं कि क्या कह रही है आज की तिथि। विक्रम संवत 2080, माह है ज्येष्ठ और आज है ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी। तारीख है 10 मई और दिन है बुधवार। इसी के साथ कामना करूंगी कि आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कि आज के दिन यानी कि 10 मई के दिन क्या घटनाएं घटी थी बीते हुए कल में। तो जी हाँ, वक्त हो गया है कार्यक्रम में सेगमेंट आज के इतिहास का। तो आइए देखते हैं आज के इतिहास के बारे में। सन 1427 में यूरोपीय शहर स्विट्जरलैंड के बर्न शहर से यहूदियों को निष्कासित किया गया था। सन 1503 में इटली के खोजकर्ता और नाविक कोलंबस के कायमान द्वीप की खोज करी गई थी। सन 1526 में पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद मुगल शासक देश की तत्कालीन राजधानी आगरा पहुंचे थे। सन 1655 में ब्रिटिश सेना ने जमैका पर कब्जा किया था। सन 1796 में नेपोलियन ने लोदी ब्रिज के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराया था। सन 1857 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की गई थी। सन 1916 में नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में ऐतिहासिक शिप पोर्ट संग्रहालय खोला गया था। सन 1972 में अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया था। सन 1993 में संतोष यादव दुनिया की सबसे ऊंचे पर्वत शिखर एवरेस्ट पर 2 बार पहुंचने वाली पहली महिला पर्वतारोही बनी थी। सन 1994 में रंग भेद को समाप्त करने की मुहिम में अपना पूरा जीवन लगा देने वाले नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे। सन 1905 में लाहौर अमृतसर बस सेवा शुरू करने पर भारत और पाकिस्तान सहमत हुआ था। सन 2007 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कार्यस्थल पर होने वाले भेदभाव पर रिपोर्ट जारी की थी। तो दर्शकों, ये वो सारी घटनाएं थी जो 10 मई के दिन बीते हुए कल में घटी थी। और अब कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे एक सुंदर सा विचार। जी हाँ, तो अभी वक्त हो गया है कार्यक्रम में आज के विचार का, तो आइए साझा करते हैं आपके साथ। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी, विचार एवं उसके कार्यों से ही होती है। जी हाँ दर्शकों, बिल्कुल सही कहा गया है कि देखिए, बोलने के लिए तो, बातें करने के लिए तो बहुत कुछ है, बातें करी जा सकती हैं, लेकिन जो व्यक्ति के कार्य होते हैं, जो उसके एक्शन होते हैं, वही उसकी असली पहचान होती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों के अनुसार ही कार्य करता है, अपने विचारों के अनुसार ही उसके एक्शंस होते हैं। तो बिल्कुल ये किसी व्यक्ति को पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है। तो चलिए दर्शकों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल लेकिन इसके पहले आप सभी को बताना चाहूँगी कि हम सभी जानते हैं गर्मी के दिन शुरू हो चुके हैं। मई का महीना शुरू हो गया है और गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जी हाँ, अगर हम कहें तो गर्मी अपनी पीक पकड़ चुकी है और आने वाले आगे के वक्त में भी गर्मी बढ़ने वाली है। और आपको मैं बता दूं कि गर्मी का असर यहाँ जहाँ मैं बैठी हूँ यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, और जहाँ आप होंगे आप भी बिल्कुल गर्मी को अनुभव कर सकते होंगे। तो बिल्कुल अपने पंखों की जो स्पीड है उसको बढ़ा लीजिए, अपने जो एसी की कूलिंग है आप उसको बढ़ा लीजिए, क्योंकि हमारा तो एसी काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगले 1 घंटे हम आपके साथ बने रहेंगे बिल्कुल। और साथ ही साथ पानी की बोतल भी आप रखना मत भूलिएगा। हम भी यहाँ पर पानी की व्यवस्था करके बैठे हैं, क्योंकि आगे के 1 घंटे हमें आपके साथ ही बैठना है। और दर्शकों, आगे के 1 घंटे आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है। जी हाँ, तो चलिए बता देते हैं आपको संपर्क करने के लिए नंबर, और आप साझा भी कर सकते हैं कि जहाँ पर आप हैं वहाँ पर गर्मी का कैसा असर है, क्योंकि जहाँ पर मैं हूँ यहाँ पर तो गर्मी का कुछ ज़्यादा ही असर है। तो बिल्कुल आप आज के विषय से संबंधित प्रश्न भी कर सकते हैं, साथ में गर्मी
का जो माहौल है उसे भी आप हम तक बता सकते हैं। तो चलिए नंबर मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारा लैंडलाइन नंबर है वो है 0755-266-0049। इसी के साथ एक टोल फ्री नंबर भी है 1800-233-0040। तो जी हाँ, इन नंबर्स के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और दर्शकों चलिए अब आपको बताते हैं कि आज हम किस विषय पे बात करने वाले हैं। तो दर्शकों आज जो हम विषय पे बात करने वाले हैं वो है भू संपदा और नागरिक अधिकार। जी हाँ, ये एक महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर बात करने के लिए जो हमारे साथ विशेषज्ञ हैं नीरज दुबे जी, आइए आपको उनसे मिलवा देते हैं। नीरज सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा मध्य प्रदेश में सचिव के पद पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ आप सेवा निवृत्त IAS ऑफिसर भी रहे हैं और सर ने बहुत सारे जिलों में एज अ कलेक्टर और कमिश्नर अपनी सेवाएं दी हैं और अभी वो सचिव के पद पर पदस्थ हैं रेरा में। सर पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दर्शकों जैसे कि नमस्कार MP काफ़ी खास कार्यक्रम है दूरदर्शन का, क्योंकि हम जानकारियों के साथ साथ जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं, इसके साथ आपका मनोरंजन का भी ध्यान रखते हैं। तो जी हाँ, आपके मनोरंजन को ध्यान रखते हुए हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान उपस्थित हैं पलछिन्न जोशी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप एक गायिका हैं और आज कार्यक्रम में हम पलछिन्न जी के मीठे मीठे मधुर मधुर गीत सुनेंगे। तो चलिए सबसे पहले विषय की हम शुरुआत करते हैं। नीरज सर से जानना चाहते हैं कि सर जो रेरा है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और जो रेरा काम करती है सर वो उस काम के बारे में मैं चाहूँगी आपसे कि उस काम के बारे में और रेरा के बारे में आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। देखिए, जो भू संपदा प्राधिकरण है ये बहुत ही हाल ही में इसका प्रादुर्भाव हुआ है जी। मैं ये कहूँ कि अभी ये शैशव काल की अवस्था में है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी जी। 2016 के पहले यहाँ पर कोई पूरे देश के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जो भू संपदा के क्षेत्र को रेगुलेट करने के लिए रही हो जी। और उसका कई बार खामियाजा न सिर्फ बिल्डर भुगतते थे बल्कि उसका खामियाजा ज़्यादातर आवंटितियों को या जो उसमें विनियोजन करने वाले व्यक्ति हैं उनको भुगतना पड़ता था। कोई स्टैंडर्डाइजेशन का वो स्वरूप नहीं था रियल एस्टेट के क्षेत्र में। हर स्टेट में अलग अलग तरीके से छोटे मोटे कानून बने हुए थे और उसके आधार पे वो काम करते थे। जब भारत सरकार ने इसको अनुभव किया तो 2016 में मामला सबसे पहले विधेयक के रूप में प्रस्तुत हुआ, राज्यसभा में इसको पास किया गया 10 दिसंबर को। बाद में से फिर लोकसभा ने पारित किया और इस पे राज्यपाल की सहमति के बाद में से 1 मई 2016 से प्रादुर्भाव इसका हुआ है अधिनियम का। अधिनियम के अंतर्गत एक व्यवस्था दी हुई है जो इसका हम कहेंगे प्रियम्बल है और जिसके अंतर्गत रेरा का गठन हुआ है। प्रियम्बल में ये कहा गया है कि मुख्य रूप से जो आवंटिती हैं जिनको हम कह सकते हैं कि भू संपदा के अंतर्गत जो विनियोजन करने वाले लोग हैं, चाहे वो भूखंड लेना चाहें, चाहे वो फ्लैट लेना चाहें, अपार्टमेंट लेना चाहें या बेंगलोज या किसी भी तरीके का विनियोजन जब वो करते हैं तो उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए विशेष रूप से ये अधिनियम बनाया गया है। पहले इस तमाम सारे जो ऐसे लोग थे जो परिवेदित होते थे, दुखी होते थे किसी बिल्डर से, तो वो कंज्यूमर फोरम में जाते थे और फिर कंज्यूमर फोरम में उनके पास में बहुत बड़ा दायरा होता था। तो इस एक्ट के माध्यम से एक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम की व्यवस्था की गई है इस एक्ट के अंतर्गत। और जो प्राधिकरण का काम है वो मुख्य रूप से हम प्राधिकरण के कामों को 2 भागों में बांटते हैं। एक तो कोई भी नई पंजीकृत कोई भी योजना है जो 2017 के बाद में किसी ने लॉन्च की है तो उसको अपने यहाँ पंजीकरण कराना जरूरी है रेरा के अंदर। और 2017 में अगर कोई परियोजना चल रही थी और वो पूर्ण नहीं हुई है तो उसका भी पंजीकरण ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के रूप में रेरा में कराया जाना अनिवार्य है। तो एक तो ये पंजीयन की बात हो गई कि जिसके अंतर्गत कोई भी बिल्डर अपने प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराए बिना मार्केटिंग या उसमें किसी भी व्यक्ति को कोई बुकिंग नहीं ले सकता है। और दूसरा इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जैसा मैंने बताया कि अलॉटी सेंट्रिक एक्ट है ये। अलॉटीज़ को जो है
तत्काल न्याय मिले, शीघ्र न्याय मिले, इसकी व्यवस्था इस अधिनियम में की गई है। तो दो मेन इसके ऑब्जेक्ट हैं, नंबर एक नई परियोजनाओं का पंजीयन और दूसरा आवंटितियों के परिवादों का निराकरण। जी दर्शकों, देखिए क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पूरे मेहनत करके जो पूंजी जोड़ता है, उस पूंजी से वो चाहता है कि वो अपने लिए घर खरीदे या फिर कोई संपत्ति खरीदे जो उसको आने वाले कल में सहायता दे सके। और देखिए, घर बनाने का सपना तो हर किसी का होता है, और जब भी आप अपनी मेहनत की कमाई, आप अपनी पूंजी को कभी पूंजी से जब घर खरीदते हैं और उन ऐसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, और जब ऐसे मामलों में आपके साथ धोखाधड़ी हो जाती है, तो सोचिए जब आपकी पूरे जीवन की पूंजी आपने किसी चीज़ में लगा दी हो और उसमें आपको ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ जाए, तो कितनी दुख की बात होती है। तो ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं ये आपके ये उपभोक्ताओं, ये जो ऐसे मतलब ऐसे व्यक्ति जो संपत्ति खरीद रहे हैं, अपनी पूंजी से घर खरीद रहे हैं या फिर घर खरीद रहे हैं या जो भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उनके साथ कोई धोखाधड़ी हो रही है, तो ऐसे में उनकी रक्षा, उनके हितों की रक्षा करने के लिए रेरा का संगठन किया गया। जी सर, जो मैंने कहा क्या ये सही है? हाँ, आपकी बातें बिल्कुल सत्यता दर्शाती हैं। मुख्य रूप से जो आवंटिती है या हितग्राही है, वो कई बार तो अपने रिटायरमेंट का या बाज़ार से ऋण लेकर या बैंक से ऋण लेकर विनियोजन करते हैं, और जब उनके साथ में ऐसी धोखाधड़ी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा उनको मानसिक संत्रास से गुजरना पड़ता है, और वो स्थिति एक सभ्य समाज में कदापि उचित नहीं कही जा सकती। किसी का पैसा है, कहीं जमा किया है, सामने वाले ने उसका दुरुपयोग किया है, तो ये स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ही ये अधिनियम लाया गया है, और इसमें इनके लिए सुसंगत प्रावधान किए गए हैं। जी, तो रेरा एक निकाय है, एक ऐसी संस्था है जो आपके हितों की रक्षा करता है। जब भी ये ऐसे कोई मामले आते हैं कि आपके साथ प्रॉपर्टी खरीदने में, घर खरीदने में धोखाधड़ी हुई हो, सर अब हम विस्तार से बात करते हैं कि किन किन बातों का कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए जब भी वो कोई किसी बिल्डर से या किसी कॉलोनाइजर से कोई घर खरीदता है या फिर कोई भूखंड खरीदता है, कोई ज़मीन खरीदता है, तो किन किन बातों का वो ध्यान रखें? देखिए, सामान्य रूप से ये बहुत विशद विषय है ये जी, कि किन बातों की सावधानी हमको रखना चाहिए। और एक आपने सुना भी होगा कि क्रेता की सावधानी का नियम होता है कि अगर हम बाज़ार से कोई चीज़ लेते हैं तो उसमें ये होता है कि भाई आपने देखभाल के सोच समझ के चीज़ ली है जी, तो वो सतर्कता तो क्रेता को सामान्य रूप से रखना ही चाहिए। जी, लेकिन जो लैंड रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए जो प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करने के पहले दो तीन चीज़ें मुख्य हैं जो मैं बताना चाहूँगा कि उनको बहुत बारीकी से देखना और समझने की ज़रूरत होती है। अगर हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं तो उस फील्ड में काम करने वाले लोगों से उसके समझना चाहिए। उनके जो वकील होते हैं हम उनसे समझ सकते हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन इन कुछ चीज़ों को जाने समझे बिना हमें ऐसी कहीं पे भी विनियोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आगे जाके हमको कठिनाई में डालता है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि जिस जगह पर, जिस भूमि के ऊपर कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लिया जा रहा है, वो ज़मीन किसके नाम पर है। जो कॉलोनी बना रहा है, जो बिल्डर है, उसके नाम पर वो जगह है या जगह किसी और के नाम पर है। जी, अगर जगह उसके खुद के नाम पर है, बिल्डर के, तो उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति उसमें भूमि स्वामी है और बिल्डर सिर्फ उसको डेवलप कर रहा है, सिर्फ प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम उसने ले रखा है, तो फिर हमको ये देखना चाहिए कि दोनों पक्षों में, मतलब भूमि स्वामी में और जिसकी जो डेवलप कर रहा है, इन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट, ऐसा लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए जिससे भूमि स्वामी भी इस पर जिम्मेदारी से बंध जाए, वो उससे मुक्त न रहे, वो अलग न हो कि भाई बिल्डर ने डेवलप किया, मैं इसमें कुछ नहीं करूँगा। क्योंकि बिल्डर आपके सामने रहता है जो काम कर रहा है मौके पर, लैंडलॉर्ड अपने घर में बैठा है या कहीं और है, तो लैंडलॉर्ड से हम लोग नहीं मिलते हैं, हम लोग मिलते हैं बिल्डर से। अब अगर बाद में मान लीजिए कि लैंडलॉर्ड और बिल्डर का कोई डिस्प्यूट हो गया तो हमें आगे चल के दिक्कत दे सकता है।
तो ऐसी स्थितियों में हमको ये देखना जरूरी है कि ज़मीन किसके नाम पर है, और ज़मीन अगर उसके खुद के नाम पर नहीं है बिल्डर के, तो क्या जिसका नाम खसरों में लिखा हुआ है, खसरा आप जानते होंगे हमारे लैंड रिकॉर्ड का बेसिक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें भूस्वामी संबंधी एंट्रियाँ होती हैं, उसके साथ में कोई उनका जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट या कोलैबोरेशन एग्रीमेंट या कोई आपसी समझौता किस तरीके का हुआ है, ये हमको उसमें देखने की ज़रूरत होती है, नंबर 1। दूसरा ये रहता है कि उस ज़मीन के ऊपर कई बार बिल्डर ऋण लेता है बैंक के माध्यम से, बैंक में उसको गिरवी रखता है और उसके ऊपर ऋण लेता है। तो कोई संपत्ति गिरवी तो नहीं रखी हुई है पहले से, और गिरवी रखने के बाद भी अगर आप उसको ले लेते हैं तो फिर आपको कई सारी दूसरी चीज़ों की भी दरियाफ्त इसमें करने की ज़रूरत इसलिए होती है कि गिरवी जब रखते हैं तो कई बार बिल्डर अपने हितों की रक्षा करने के लिए वो अलग अलग लीगल फोरम पे जाके अपने आप को दिवालिया घोषित करने की टेंडेंसी अभी इसमें देखने को मिल रही है। तो हमें उस बिल्डर की जो क्रेडिबिलिटी है उसको अच्छे से जज करना चाहिए कि इसमें ऋण लिया हुआ है, कोई भी परियोजना के लिए अगर ऋण लेता है तो मार्केट में उसके बावजूद भी उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसने क्या पहले के प्रोजेक्ट पूरे किए हैं, पिछले सालों में उसने कौन कौन से प्रोजेक्ट लिए थे, उन प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, क्या उसके बारे में शिकायतें हैं, एक सोशल रेपुटेशन कैसी है उसके बारे में। ये मोटे तौर पे ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग जब भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएं तो हमको वेरीफाई कर लेना चाहिए, इसका परीक्षण कर लेना चाहिए और उसके बाद में ही हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके अलावा और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमको देखने की ज़रूरत होती है कि टाउन कंट्री प्लानिंग का इस पे अप्रूवल है कि नहीं है, इसके ऊपर इसको कॉलोनी डेवलप करने की परमिशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मिली है कि नहीं मिली है। ये ऐसे लीगल फ्रेमवर्क में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो किसी भी व्यक्ति को देखना चाहिए। अब आपने जब रेरा के बारे में अभी मैं जब आपको बता रहा था तो यहाँ रेरा का कैसे फ़ायदा होता है, यदि कोई प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर है तो ये माना जाता है कि उसके ज़मीन के कागजात देख लिए गए, जांच पड़ताल कर ली गई है, उसके पास में सक्षम प्राधिकारी की कॉलोनी डेवलप करने की परमिशन है, उसके पास में टाउन कंट्री प्लानिंग का अप्रूवल है। तो ये सभी चीज़ों की पुष्टि होने का मतलब है कि इसके ऊपर एक ISI मार्क का जैसा लग गया कि रेरा का रजिस्ट्रेशन हो गया। आपने जो बात कही, मैं इसी सवाल पर आने वाली थी कि किस तरह हम किसी बिल्डर का स्टेटस पता कर सकते हैं, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दर्शकों कि जब भी आप किसी भी ऐसी संपत्ति को खरीदने जा रहे हैं तो जिससे भी आप खरीद रहे हैं उसके बारे में, उसका स्टेटस की वो कैसा कार्य करता है, कोई फर्जी चीज़ें तो वो नहीं भेजता है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं, ये हम सर से जानेंगे आगे। लेकिन अभी फ़िलहाल वक्त हो गया है आपको पल छिन्न जी का मीठे मीठे गाने सुनाने का, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आज पल छिन्न जी हमारे साथ स्टूडियो में है और वो एक गायिका है। तो आइए सबसे पहले उनसे बात हम आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनका एक मीठा सा गीत सुनते हैं। लेकिन पलछिन जी, गीत हम आगे सुनेंगे, क्यों ना शुरुआत एक भजन से करी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले मैं शुरुआत भजन से ही करना चाहूँगी। मेरे गुरुजी अनूप श्रीवास्तव जी की कॉम्पोजिशन है ये, और उन्होंने ही लिखा हुआ है जी। मेरे कान्हा बजा तू मुरलिया, मैं तेरे संग नाचूं रे। मेरे कान्हा बजा तू मुरलिया, मैं तेरे संग नाचूं रे। मेरे सावरे सलोने गिरधारी हो, सावरे सलोने गिरधारी, मैं राधा बन नाचूं रे। मेरे कान्हा बजा तू मुरलिया, मैं तेरे संग नाचूं रे। वृंदावन के कृष्ण कन्हैया, वृंदावन के कृष्ण कन्हैया, गोकुल के उजियारे, गोकुल के उजियारे। वृंदावन के कृष्ण कन्हैया,
वृंदावन के कृष्ण कन्हैया, गोकुल के उजियारे, कब तक और परीक्षा लोगे, कब तक और परीक्षा लोगे, धुन बंसी की सुना रे, धुन बंसी की सुना रे, मेरे कान्हा बजा तू मुरलिया, मैं तेरे संग नाचूं रे। बहुत खूबसूरत भजन। पलछिन जी, मैं कहना चाहूँगी कि जो आपकी आवाज़ में मिठास है वो तो बहुत खूबसूरत है ही, साथ ही आपकी आवाज़ में मिठास के साथ साथ खनक भी है, वो भी बहुत खूबसूरत है। पलछिनी, जैसा कि मुझे पता है कि आप एक म्यूज़िक टीचर भी हैं सागर पब्लिक स्कूल में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मैं जानना चाहूँगी कि ये जो आपकी गायकी है, ये बचपन से ही शुरू हो गई थी या फिर क्या, कैसे आप यहाँ पर पहुँचे, कैसे गायकी में आप आए? जी नहीं, मैं बचपन से गाती नहीं हूँ। मैंने गाना काफ़ी लेट स्टार्ट किया है। ग्रेजुएशन में आकर मैंने एक दिन बस यूं ही एक्चुअली कॉलेज में आकर एक ऑडिशन चल रहा था, तो मैं रैंडमली गई ऑडिशन देने के लिए, और मैंने इंटर कॉलेज लेवल पर, जो नेशनल लेवल पर इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल होता है, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। मैंने पहली बार स्टेज पे परफॉर्म किया संगतकार के साथ में, और वहीं पर करीब 30-32 प्रतिभागियों के बीच में पहली बार जब मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला, तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो मैं गा सकती हूँ डेफिनेटली। वहीं से मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, फिर धीरे धीरे मैं आगे नेशनल लेवल तक गई, फिर मैंने म्यूज़िक सीखना स्टार्ट किया। और पढ़ाई मैंने अलग की हुई है, लेकिन सिर्फ क्योंकि मुझे पसंद है म्यूज़िक, इसलिए मैं इस प्रोफेशन में आई हूँ अब। तो यहीं से बस। आपने बताया कि आपने मतलब कुछ समय पहले ही सीखना शुरू किया। जी, मैं जानना चाहूँगी कि आप किन से सीख रहे हैं, आपकी गुरु कौन है? मैं अनूप श्रीवास्तव जी से अभी म्यूज़िक की बारीकियाँ सीख रही हूँ, लाइट म्यूज़िक सीख रही हूँ, सुगम संगीत, गीत, गज़ल, भजन, ये सब। तो क्यों ना एक गीत और सुना जाए आपसे, आपकी मीठी सी आवाज़ में। और मैं जानना चाहूँगी कि ये जो आप कॉम्पोजिशंस हमें सुना रहे हैं, ये आपकी कॉम्पोजिशन, आपके गुरुजी की कॉम्पोजिशंस हैं? ये मेरे गुरुजी की ही कॉम्पोजिशंस हैं। मैं आज उन्हीं की सारी कॉम्पोजिशंस मेजरली आपको सुनाने वाली हूँ, और उनके भी गुरुजी के सुनाने वाली हूँ जी। अभी जो कॉम्पोजिशन है, ये इसके शायर हैं अजय साहब जी, और ये मेरे गुरुजी की ही कॉम्पोजिशन है। क्योंकि मदर्स डे आने वाला है अभी, तो मैंने सोचा ये काफ़ी अच्छा ओकेजन है, तो क्यों ना। यूं ही हर बात पे हंसने का बहाना आए, यूं ही हर बात पे हंसने का बहाना आए, फिर वो मासूम सा बचपन का ज़माना आए, फिर वो मासूम सा बचपन का ज़माना आए, यूं ही हर बात पे हंसने का ज़माना आए। काश दुनिया की भी फितरत हो मेरी माँ जैसी, काश दुनिया
दुनिया की भी फितरत हो मेरी माँ जैसी, जब मैं बिन बात के रूठूं तो मनाना पी जाऊंगी। एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कॉम्पोजिशन बहुत ही संवेदनाओं के साथ भरा हुआ है ये गीत, जिसमें माँ का प्यार भरपूर झलक रहा था। दर्शकों, आपको बताना चाहूँगी कि 14 मई को, जी हाँ, मदर्स डे आता है और आने वाला है बिल्कुल 4 दिन बाद, 3 दिन बाद कहिए, क्योंकि 14 तारीख को है। और पलछिनी जी को हम कुछ समय देते हैं क्योंकि वो बहुत भावुक हो गई हैं इस भावुक गीत को गाकर। हम आते हैं सर के पास, और सर हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे थे कि जब भी हम किसी बिल्डर से या फिर कॉलोनाइज़र से कोई संपत्ति खरीदते हैं तो हमें ये हम कैसे समझ सकते हैं या कैसे पता कर सकते हैं कि उसकी हाल ही हालत क्या है बिल्डर की। तो आइए इस बारे में सर से जानते हैं, क्योंकि ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ टीका टिप्पणी कर दूं। बिल्कुल सर, पलछिनी के बिल्कुल जी, बिल्कुल गायन पे। जी जब पहला गीत आपने गाया था जी। तो मुझे लगा था कि इस आवाज़ में बहुत दर्द और गहराई है, और वो छलक के दूसरे गायन में आ गई है, दूसरे कंपोजिशन में आ गई है। बहुत बहुत मीठा और बहुत मतलब सुरीला गाया है जी। आई एम डीपली इम्प्रेस्ड आपके प्रश्न पर। जी सर, तो हम यहाँ पर दर्शकों को बता रहे हैं कि कैसे वो ये समझ सकते हैं कि जो भी जिस भी बिल्डर या कॉलोनाइज़र से हम कोई संपत्ति खरीदने जा रहे हैं तो उस बिल्डर की रैपो क्या है, अगर मैं कहूँ उसकी हाल ही हालत क्या है। देखिए, सामान्य रूप से जब कोई भी बिल्डर हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है तो हम उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। जी जी। तो डॉक्यूमेंट्स के एग्जामिनेशन से वो पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल रहते हैं। उससे कोई भी व्यक्ति उनको स्टडी करके देख के समझ सकता है कि इनकी माली हालत किस प्रकार की होगी। हम उनसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उनकी इनकम टैक्स रिटर्न्स, बैलेंस शीट, ये ऐसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम लेते हैं जी। तो लेकिन ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे इस फील्ड में काम करने में उसकी प्रतिष्ठा क्या है, वो प्रतिष्ठा चूँकि डॉक्यूमेंटेड नहीं होती है, लेकिन हम उसने कितने प्रोजेक्ट पूरे किए हैं इस बात से इसका अनुमान कर सकते हैं कि ये जो बिल्डर है इसकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी है, तो हमको यहाँ पर जाना चाहिए। जी। जो पुराने प्रोजेक्ट उन्होंने डेवलप किए हैं उसके जो रहवासी हैं उनसे भी जानकारी ले सकते हैं कि भाई इन्होंने बिल्डर ने आपको समय पे काम करके दिया है, समय पे काम करके नहीं दिया है, आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो उससे बहुत सारी चीज़ें आपको बिल्डर के बारे में ऐसी मालूम पड़ जाती हैं जो आप कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है लेकिन तो भी मालूम पड़ जाएंगी। जी। तो हमें अपने आँख कान नाक खुले रख के बिल्कुल इन चीज़ों को देखना चाहिए कि बाज़ार में हम अपना पैसा किस बिल्डर के प्रोजेक्ट में हमको लगाना है, हमारा पैसा सुरक्षित रहे। जी। ये हमको देखने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, अब बहुत ज़रूरी है दर्शकों, क्योंकि हम अपने जीवन की पूंजी किसी चीज़ पे लगाने जा रहे हैं तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि किन हाथों में हम उसे देने जा रहे हैं। सर, कई बार ऐसा होता है कि हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि जो ज़मीन या फिर घर हम खरीदने जा रहे हैं वो अप्रूव्ड है, या फिर क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जो बिल्डर्स जिस ज़मीन पे घर बना रहे हैं वो फार्म लैंड है और उसे ट्रांसफ़र ही नहीं कराया गया है, तो ये सारी चीज़ों की जानकारियाँ हमें कैसे मिल सकती है? देखिए, इसका सबसे सीधा और सरल उपाय ये है कि जब हम उसके पास में जाते हैं तो हमको उससे पूछना चाहिए कि भाई आपने जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं जिसमें मैं पैसा लगाने वाला हूँ, इसमें आपने रेरा में पंजीयन कराया है क्या प्रोजेक्ट का? अगर रेरा में पंजीयन कराया है तो वो अपना पंजीयन नंबर आपको बताएगा, और रेरा में पंजीयन नहीं कराया है तो आपको पंजीयन नंबर नहीं बता पाएगा। पंजीयन नंबर अगर वो बताता है तो उससे आप पोर्टल पर, जो रेरा का पोर्टल है, उस पर सारी जानकारियां आपको उस बिल्डर के बारे में ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं। आपको दिखाई पड़ता है कि इसकी माली हालत कैसी है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, इनकम टैक्स के रिटर्न से, उसने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उनसे। तो निर्णय करने में बहुत कठिनाई ऐसी नहीं आएगी
मैंने आपको पहले भी कहा कि चूंकि सामान्य रूप से हम किसी भी बिल्डर के पास में इसलिए जाते हैं कि मेरे को किसी दोस्त ने कहा है कि यहाँ पर मैं ले रहा हूँ तो जी। तुम भी ले लो, या बहुत ज़्यादा अभी तक पूछ परख नहीं होती थी। लेकिन जी। जिस तरीके के मामले हाल ही में समाज में होने लगे हैं, तो अब ये सतर्कता बरतनी ज़रूरी है कि कोई भी हमारा हितग्राही या अलॉटी जी। उसमें परेशान न हो। जी जी बिल्कुल। और सर एक चीज़ और मैं यहाँ पर जानना चाह रही थी कि कंप्लेंट्स की बात हम आगे ये एक, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा प्रश्न है और हम विस्तार में हमारे दर्शकों को जानकारियाँ देंगे, लेकिन दर्शकों आपको मैं यहाँ पर वेबसाइट का नाम बताना चाहूँगी कि जिस वेबसाइट पे आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं, उस वेबसाइट का नाम है www.rera.nic.in.in। जी हाँ, तो आप इस वेबसाइट पे जाकर आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ भी मिल सकती हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपके हितों के लिए क्या क्या अधिनियम बनाए गए हैं। और यहाँ पर अगर सर मैं गलत नहीं हूँ तो बिल्डर्स, क्योंकि आजकल जब से अधिनियम आए हैं तब से बिल्डर्स को भी अपने आप को रजिस्टर करना ज़रूरी हो गया। मैं चाहूँगी यहाँ पर भी आप इस बात पर प्रकाश डालें कि बिल्डर्स को भी अपने रजिस्ट्रेशंस करने होते हैं ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन सारी वहाँ पर मिल सके। आप ठीक कह रही हैं। किसी भी प्रोजेक्ट की शुरुआत तभी होती है या मार्केट में वो तभी लॉन्च किया जा सकता है जब उसका रेरा में पंजीयन हो। जी रेरा में पंजीयन करने के पहले उसको विभिन्न विभागों से अलग अलग अनुमतियां प्राप्त करनी पड़ती हैं, उसको ज़मीन के दस्तावेज तैयार करने पड़ते हैं, अपने जो बेसिक डॉक्यूमेंट रहते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए, आधार चाहिए, पैन चाहिए, वो सारी जानकारियां इकट्ठी करके फिर उसको वो अपलोड करता है। जी जी और उसके बाद में जब प्राधिकरण के सामने मामला आता है तो प्राधिकरण उसको एग्जामिन करता है कि ये वास्तविक भूमि स्वामी, ये सद्भाविक बोनाफाइड लैंडलॉर्ड है, यही इसके ऊपर डेवलपमेंट कर रहा है। अगर ये बोनाफाइड नहीं है, कोई भूमि स्वामी अलग है, ये सिर्फ बिल्डर है, तो दोनों के बीच में कोई जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट या कोलैबोरेशन एग्रीमेंट या इस तरीके का कोई और लिखित दस्तावेज दोनों के बीच में निष्पादित हुआ है कि नहीं हुआ है। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है कि अलॉटी से कोई भी पैसा जब प्राप्त किया जाएगा उस भू संपदा परियोजना के निमित्त में, तो 70% पैसा एक एक्स्क्रो अकाउंट होता है जो परियोजना के लिए अलग से रखा जाता है। जी तो जब ये खाता उसमें रखने के लिए जो 70% पैसा रखना है उसकी शर्तें पूरी हो रही कि नहीं उस एग्रीमेंट से, ये तमाम सारी चीज़ें वहाँ पर देखी जाती। ज़मीन के ऊपर कोई ऋण तो नहीं ले रखा है, अगर ऋण ले रखा है तो डिक्लेरेशन उसके बारे में लगता है। फिर इसके बाद में ये देखते हैं कि भाई फर्म है तो फर्म ऐसा तो नहीं कि प्रोजेक्ट पूरा होने के पहले ही वो उसको वाइंड अप कर दें, वो इट विल तो नहीं है। तो ऐसे कुछ टेक्निकल चीज़ें रहती हैं जिनको रेरा के स्तर पर परीक्षण किया जाता है। और उसके बाद में अगर कोई चीज़ की कमी बेशी होती है तो वो प्रमोटर से कहा जाता है, बिल्डर से कहा जाता है कि ये चीज़ आप सबमिट करिए, और सबमिट करने के बाद में अगर सारी चीज़ें उपयुक्त पाई जाती हैं तो उसमें फिर पंजीयन किया जाता है परियोजना का। जब रेरा का पंजीयन हो जाता है तो कम से कम एक व्यक्ति जो उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है उसको ये मान लेना चाहिए कि इसमें सभी प्रकार की वैध स्वीकृतियाँ इसके पास में हैं और इस परियोजना में विनियोजन किए जाने में कोई गंभीर आपत्ति नहीं है। जी जी बिल्कुल। सर जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि पलचंद जी की आवाज़ बहुत मीठी है, बहुत अच्छी है, तो क्यों ना क्योंकि पलचंद जी जैसे कि मैं आपको देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल इस स्थिति में वापस आ गए कि हमें एक गीत सुनाएंगे, तो सर क्यों ना पलचंद जी से उनका एक गीत फिर से सुना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी आशा जी का एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल सुनाने जा रही हूँ। ये मिराज गज़ल जो एल्बम था गुलाम अली साहब की कॉम्पोजिशंस का, उनमें से ही एक है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। सलोना सा सजन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन
सजन है और मैं हूँ, जिया में एक अगन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ। तुम्हारे रूप की छाया में साजन, तुम्हारे रूप की छाया में साजन, बड़ी ठंडी जलन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ। चुराए चैन रातों को जगाए, चुराए चैन रातों को जगाए, पिया का ये चलन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ, जिया में एक अगन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ। Thank you. बहुत खूबसूरत, आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है पलछिन जी की मेरे पास शब्द नहीं है। और पलछिन जी, मैं एक बात जब आप गीत गा रही थी मैं ये सोच रही थी, क्योंकि आपने ही पहले बताया था कि आपने काफ़ी लेट संगीत सीखना शुरू किया, तो कई आपके मन में कभी ये नहीं आया कि क्योंकि लोग सालों साल लोग बचपन से गीत संगीत की ट्रेनिंग लेने लगते हैं और फिर कहीं जाके वो कुछ मुकाम पाते हैं काफ़ी सालों बाद, एक लंबा समय बिताने के बाद इस फील्ड में, तो आपको कभी डर या फिर ये बात मन में नहीं है कि मैं इतना लेट शुरू कर रही हूँ और शायद ये असंभव है, या फिर कई बार लोगों को लगता है कि अब तक नहीं किया अब करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, कुछ ऐसा विचार मन में नहीं आया? बिल्कुल, जब शुरुआत करी थी तब ज़रूर थोड़ा सा मैं डर तो नहीं बोलूँगी, पर हाँ कहीं ना कहीं अपने ऊपर शायद इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन मेरे फैमिली में सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से कभी भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कुछ भी इम्पॉसिबल है या कुछ भी असंभव है। तो मेरे परिवार में सभी आर्टिस्ट हैं, सभी कलाकार हैं। मेरे दादाजी काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, पापा मेरी मम्मा गाती हैं, लेकिन स्टेज आर्टिस्ट कोई भी नहीं है। तो सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। मेरे गुरुजी ने हमेशा कहा है कि बी स्लो मगर स्टेडी, बस कांस्टेंट रहिए, कोशिश करते रहिए, भले ही लेट शुरुआत करी है पर कोई बात नहीं, आप बस कोशिश करते रहिए। बिल्कुल, तो और वो कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी अपने आप हमें मिल ही जाती है। और जैसे कि आपने पलछिन जी कहा था कि आज जो आप कॉम्पोजिशन हमें सुना रही हैं वो आपके गुरु जी की ही हैं। जी जी, यहाँ पर वो कॉम्पोजिशंस तो हम सुनेंगे ही। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्यों ना एक फिल्मी गीत भी हम हमारे दर्शकों के लिए सुनाएं आपकी मीठी आवाज़ में। और इसके साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपके जो, क्योंकि सबके अपने अपने कोई ना कोई पसंदीदा संगीतकार होते हैं, तो आपका बॉलीवुड जो फेवरेट सिंगर हैं वो कौन रहे हैं, और आप कौन सा फिल्मी गीत हमारे दर्शकों को सुनाएंगी? ये आपने बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछ लिया है क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक कलाकार संगीतकार हैं। मैं क्योंकि मेरी चॉइस ज़्यादातर पुराने गानों की है, तो मुझे लता जी और आशा जी दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं रफ़ी साहब के भी गाने बहुत सुनती हूँ जी। और नए कलाकारों में श्रेया घोषाल और काफ़ी सारे सिंगर्स को मैं फॉलो करती हूँ। एक पर्टिकुलर नहीं कहूँगी, सभी को मैं फॉलो करती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि मुझे अच्छा सीखने को मिलेगा, पर आशा जी और लता जी तो मेरी फेवरेट हैं। अभी मैं आपको एक फ़िल्मी गीत सुनाने जा रही हूँ, ओ सजना। वो लता जी का ही गाया हुआ है जी। और मेरा काफ़ी पसंदीदा गीत है ये। तो बिल्कुल, जब वो गीत भी आपको पसंद है और गीत गाने वाले भी आपको पसंद हैं, तो बिल्कुल गीत तो उनका सुनना बनता ही है। और सर,
आप हमारे जैसे कि हम सर ने, नीरज सर ने आपकी तारीफ करी थी, सर मैं जानना चाहूँगी कि आपके फेवरेट सिंगर कौन रहे हैं? हेमंत कुमार। हेमंत कुमार जी। सर भी काफ़ी प्रभावित है पुराने गीतों से। बिल्कुल सर की चॉइस से हमें पता चल रहा है। तो पलछिन जी आइए सुनाते हैं हमारे दर्शकों को मीठा सा फिल्मी गीत आपकी मीठी आवाज़ में। ओ सजना, ओ सजना, बरखा बहार आए, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना, बरखा बहार आए, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना, ऐसे रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन, मेरे ही ख्वाबों में खो गए। ऐसे रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन, तेरे ही ख्वाबों में खो गए। सावली सलोनी घटा जब जब छाई, सावली सलोनी घटा जब जब छाई, अखियों मेरे ना गई, निंदिया ना आई। ओ सजना, बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना। बहुत बहुत ही सुंदर ये फिल्मी गीत आपने हमारे दर्शकों को सुनाया। और ये आपने बताया था मुझे कि आपकी फेवरेट सिंगर का ही एक गीत है। बिल्कुल, तो दर्शकों कार्यक्रम में आगे हम पलछिन जी के पुरस्कारों की भी बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे पुरस्कारों को भी जीता हुआ है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस गीत पर? ये गीत का जो संगीत है वो सलील चौधरी साहब ने दिया हुआ है। और मुझे एक उनका किस्सा मैंने पढ़ा था जी। वो अमेरिका डेट्रॉयट में एक बार किसी संगीत की दुकान पर गए थे म्यूजिशियन की, जहाँ म्यूज़िक मिलते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो उन्होंने एक ऊपर बहुत ऊंचाई पे रखी हुई एक वाद्य यंत्र को बोला कि इसको निकाल के दिखाइए। तो जो सेल्स पर्सनल था वो थोड़ा अनमना होके कि इतना पुराना वहाँ ऊपर रखा हुआ है, ये क्या लेंगे, इनकी वेशभूषा भी ऐसी नहीं है कि लगती हों ये कि कोई बड़े आर्टिस्ट हैं। लेकिन मन मार के जो है वो उसने ऊपर से वो विचित्र वीणा उठाई और सलील साहब ने वहाँ पे ये राग छेड़ा। तो पूरे दुकान और दुकान के आसपास लोगों की भीड़ लग गई, और जो सेल्स पर्सनल उनको दिखाना नहीं चाहता था उसने अपनी माफ़ी मांगी और एक नोट आगे किया कि इसके ऊपर आपके अपने हस्ताक्षर करिए। तो फिर उन्होंने हस्ताक्षर किए। तो ये सलील चौधरी साहब का कमाल था, विचित्र वीणा का इसमें प्रयोग हुआ है। ये मैं कहना चाह रहा था। सर, बहुत कितनी अच्छी बात आपने एक आपने जो कनेक्शन ला दिया है अपने इस वाक़या को हमारे दर्शकों के साथ साझा करके। सर, बहुत ही अच्छा लगा कि आपने एक इतनी अच्छी बात हमारे सभी दर्शकों को बताई। सर, यहाँ पर एक बात और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आज 10 मई के दिन हम वर्ल्ड फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट डे भी मनाते हैं। तो सर, इस दिवस पर आप कुछ कहना चाहेंगे, जिसे हम सुविधा प्रबंध दिवस भी कहते हैं। तो सर, इस दिवस पे आप हमारे दर्शकों के लिए मैं चाहूँगी कि कुछ जानकारी कुछ बताएं। ये देखिए, जो सुविधा प्रबंधन दिवस है जी, इसका उदाहरण भी मैंने आपको बताया जी, कि वो जो सेल्स पर्सनल था जी, वो अपने कार्यस्थल पर उसने वो वाद्य यंत्र उतार के दिखाने में
जो तत्परता या जो उसका उत्साह होना चाहिए था वो नहीं था। जी एक कस्टमर को आपने तब रिकॉग्नाइज किया जब उसने अपना परफॉर्मेंस दिया म्यूज़िक में, जबकि एज ए कस्टमर आपको उसको वैसे ही डील करना चाहिए था। तो जो भी वर्क प्लेस हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं या ऑफिसेज़ हैं, इसमें जो वर्क मैनेजर्स हैं, ये दिन उनके लिए रहता है कि हम हर जगह अपनी व्यवस्थाएं सुविधाएं इस प्रकार से मुकर्रर करें, इस प्रकार से तय करें कि सारी चीज़ें निर्बाध गति से लोगों को मतलब प्रवाहित होती रहें उनकी तरफ, अलग से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत न लगे और लोगों को कोई असुविधा न हो। ये इस डे का मतलब मुख्य उद्देश्य है। जी मतलब कोई अड़चन ना आए उन सारी चीज़ों में, जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। इस दिन का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही कि जो भी सुविधाएं आपको मिल रही हैं उनका प्रबंध अच्छे से हो। निश्चित रूप से। जी सर, जैसे कि हम जो आज विषय पे बात करें थे भू संपत्ति और नागरिक अधिकार, दर्शकों ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं आप सभी को फिर से यहाँ पर एक बार याद दिलाना चाहूँगी कि यह कार्यक्रम एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है। अगर आपके सामने कोई भी ऐसी परेशानी है कि जैसे कि आपने कोई संपत्ति खरीदी हो, कोई ज़मीन खरीदी हो या कोई घर खरीदा हो और इसके चलते आपको कुछ परेशानियाँ आ रही हो या कुछ कंप्लेन हो, तो बिल्कुल आप आज के हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करके सर से उस अपनी परेशानी का हल भी जान सकते हैं। तो एक बार यहाँ पे मैं आप सभी को फिर से हमारे फ़ोन नंबर्स बताना चाहूँगी। हमारा जो लैंडलाइन नंबर है वो है 0755-266-0049। इसी के साथ एक टोल फ्री नंबर भी है 1800-233-0040। तो बिल्कुल आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और कोई भी संपत्ति से संबंधित परेशानी जो भी आपने खरीदी हो या फिर आप खरीदना चाहते हो, कुछ बिल्डर या कॉलोनाइजर से संबंधित परेशानी का सामना करें, तो बिल्कुल आप वो प्रश्न कर सकते हैं। तो चलिए सर से अब जानते हैं विस्तार में कि सर जब कंप्लेंट्स की बात आती है तो क्या क्या कंप्लेन करने का क्या सिस्टम है और क्या क्या अधिकार एक व्यक्ति को मिलते हैं? देखिए, सामान्य रूप से मैंने एक बार अभी पहले भी बोला था कि क्रेता की सावधानी का नियम हर जगह लागू होता है। अगर हम क्रेता के रूप में सावधानियां रखते हैं जी। तो हम बहुत सारी अनावश्यक तकलीफ़ों को, मुसीबतों को आमंत्रित नहीं करते हैं। जी। अगर हम इसमें संप्रवर्तक या बिल्डर के पार्ट पर देखें तो सामान्य रूप से बिल्डर की तरफ से ये जो समस्याएं आती हैं किसी भी अलॉटी के लिए या हितग्राही के लिए, वो ये होती है कि समय पे काम पूरा नहीं किया उसने, जी। काम की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बार बार चक्कर लगवा रहा है। अब मेरे को मकान नहीं लेना है किसी कारण से तो मेरे को चक्कर लगवा रहा है, प्रोजेक्ट समय पे पूरा नहीं हो रहा है। इस तरीके की समस्याएं उसमें होती हैं। या ज़मीन किसी डिस्प्यूट में पड़ गई और मैं पैसा वापस लेना चाह रहा हूँ तो पैसा नहीं दे रहा है। इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिसमें कोई भी हितबद्ध पक्षकार जिसको बोलते हैं कि जिसने वहाँ पर प्रॉपर्टी बुक की हो या वो अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ऑनलाइन उसको अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराना होती है। जी सर, जो ऑनलाइन कंप्लेन कराने की प्रक्रिया है, मैं चाहूँगी आप कि उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें ताकि हमारे जो दर्शक हैं अगर कोई भी इस पर ऐसी परेशानियों से गुजर रहा है तो उसको कुछ मदद मिल सके। देखिए, जब हम पोर्टल के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर शिकायत दर्ज करने के ऑप्शन हमको मिलते हैं। अब शिकायत हमारी कौन सुनेगा इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें प्राधिकरण के पास में जाना है, शिकायत का नेचर क्या है, प्राधिकरण का है या न्याय निर्णायक अधिकारी होते हैं जो कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति तय करते हैं कि भाई विलंब के लिए या क्वालिटी के लिए कमी है तो क्षतिपूर्ति वो लोग तय करेंगे। अधिनियम में क्षतिपूर्ति तय करने का अधिकार सिर्फ न्याय निर्णायक अधिकारी को दिया हुआ है, जिनको हम एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बोलते हैं, और सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं ये। तो प्राधिकरण और सेवानिवृत्त न्यायाधीश एओ, ये दो अथॉरिटी होती हैं जो शिकायतों की सुनवाई करती हैं। आपको अगर कंपनसेशन से संबंधित कोई डिमांड है तो आप न्याय निर्णायक अधिकारी को शिकायत करते हैं फॉर्म एन के अंदर, और अगर आपको प्राधिकरण से कोई रिलीफ चाहिए तो आपको प्राधिकरण को शिकायत करना होती है। जी सर, यहाँ पर मैं एक प्रश्न और जानना चाहूँगी कि अगर किसी ने कोई संपत्ति खरीदी है और अभी कई बार होता है कि पोजीशन लेट मिलेगा आपको और अभी सिर्फ कुछ पैसे ही दिए हुए हैं और कुछ समय बाद जो क्रेता है उसका विचार बदल जाए कि उसको वो नहीं लेना है, तो कुछ इसको लेकर रेरा में कुछ व्यवस्था बनाई गई है, कुछ नियम या फिर ऐसा कोई प्रबंध?
सामान्य रूप से अगर दोनों पक्षों के अंदर कोई एग्रीमेंट हुआ है, कोई भी जब मैं संपत्ति क्रय करने के लिए किसी बिल्डर के पास में जाता हूँ जी। और उसको जब एडवांस देने की बात आती है तो मैं 10% से ज़्यादा अगर वो एडवांस मांगते हैं तो हमें रिटर्न एग्रीमेंट उसके साथ में करना पड़ता है। जी। और रिटर्न एग्रीमेंट अगर भले ही 10% से कम भी पैसा लिया है तो भी रिटर्न एग्रीमेंट बाद में होगा, लेकिन होगा। तो रिटर्न एग्रीमेंट होने के बाद में रजिस्टर होता है वो। तो सामान्य रूप से एग्रीमेंट में हम दोनों मतलब क्रेता और बिल्डर ये तय करते हैं कि अगर परियोजना से मैं किसी कारण से नाम वापस लेना चाहता हूँ जी। तो मेरे क्या अधिकार होंगे और बिल्डर के क्या अधिकार होंगे। लेकिन कोई भी अधिकार ऐसे नहीं होंगे जो बिल्डर को असीमित या अपूर्णीय लाभ पहुंचाने की दृष्टि से वो डाल ले। जी। दोनों को लिए जो प्रावधान है वो इक्वल फुटिंग पर एक समान प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करने वाले होना चाहिए। जी। तो अगर परियोजना में विलंब है, इस कारण से कोई व्यक्ति वापस होना चाहता है तो वो आवेदन दे सकता है, उसको परियोजना से बाहर जाने की अनुमति दी जा सकती है कुछ शर्तें देखने के बाद में कि उनकी पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, उसमें लापरवाही किसकी है, ये सब चीज़ें देखने के बाद में फिर उसको परियोजना से बाहर होने की अनुमति मिल जाती है। जी। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं पूछना और जानना चाहूँगी कि कौन कौन से दस्तावेज, जब भी कोई ऐसी परेशानी और उसका निवारण किया जा रहा है तो कौन कौन से वो ज़रूरी दस्तावेज होते हैं जो क्रेता को मतलब अपने साथ रखना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं क्रेता को अपने पास में, एक तो जो भुगतान उसने प्रमोटर को या बिल्डर को किया है उसकी सारी रसीदें बड़ी व्यवस्थित रूप से रखना चाहिए। इन्हीं के आधार पर ये प्रमाणित होता है कि सामने वाले अलॉटी ने कितना भुगतान बिल्डर को किया है। दूसरे दोनों पक्षों के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है तो उस एग्रीमेंट की सर्टिफाइड कॉपी रखना होती है। और एक जब शिकायत वो फाइल करता है ऑनलाइन तो उसको एक बाद में एफिडेविट भी देना पड़ता है कि जो ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं ये मेरे ही हैं और मैं शिकायत के समर्थन में प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। जी, तो दर्शकों ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि आपके पास क्या क्या दस्तावेज हो। और क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है तो क्यों ना जाते जाते आखिरी में एक पलछिन जी की मीठी आवाज़ में एक कोई कॉम्पोजिशन सुनी जाए। सर बिल्कुल सुने हम, क्या बिल्कुल, कहना है बिल्कुल, आपका? बिल्कुल। जी पलछिन जी, तो आखिरी में मैं चाहूँगी क्योंकि समय हमारे पास कम है, कोई 2 लाइन आपकी कॉम्पोजिशंस की। बिल्कुल, ये मेरे अनूप श्रीवास्तव सर जो हैं उनके गुरुजी जी। उस्ताद सरवत हुसैन साहब की कॉम्पोजिशन है और उन्होंने ही लिखा हुआ गीत है। ये गीत है क्योंकि अभी तक मैंने आपको सारी गज़ल ही सुनाई है। तो तुम ना आए पिया तुम ना आए पिया सांझ ढलने लगी थक गए दो नयन सांझ ढलने लगी थक गए दो नयन फूल से पंखरी को अलग क्यों किया तुम ना आए पिया तुम ना आए पिया मैं तुम्हारे बिना नीर बिन मीन सी मैं तुम्हारे बिना नीर बिन मीन सी देवता के लिए भक्ति में लीन सी थर थराए जिया कांपता है दिया तुम ना आए पिया। बहुत सुंदर गीत पलछिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में इतने प्यारे प्यारे और मधुर गीत सुनाने के लिए। नीरज सर आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज सर, क्योंकि आपने आज भू संपत्ति से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। नीरज सर बहुत बहुत धन्यवाद पुनः। तो दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा यह अंक आप सभी को पसंद आया होगा।
तो बिल्कुल अब मुझे सृष्टिका को अनुमति दीजिए, अगले अंक में आपसे फिर मिलना होगा कुछ नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।